नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज दिल्ली में होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सीएम धामी होंगे शामिल। स्वामी यतीश्वरानंद को निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस, कांग्रेस की शिकायत पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में कोरोना का कहर, 15 से ज्यादा कर्मी संक्रमित। उत्तरकाशी में रेस्टोरेंट और मोबाइल शॉप में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायरिंग से हल्द्वानी को दहलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब से लाए थे अवैध हथियार। समाजवादी पार्टी ने फाइनल की प्रत्याशियों की लिस्ट, हल्द्वानी विधानसभा से शोएब अहमद उतरेंगे मैदान में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आम आदमी पार्टी और सपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी भी बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशियों की सूची जारी करने को लेकर बैठक का दौर जारी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज 19 जनवरी को बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो गई है। हल्द्वानी से शोएब अहमद चुनाव लड़ेंगे। सपा मिशन 2022 को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही है। सपा के महासचिव और हल्द्वानी से प्रत्याशी शोएब अहमद ने कहा कि पिछले 21 सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने केवल उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम किया है। अब जनता ये बर्दाश्त नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और पहाड़ों में साइकिल काफी तेजी से दौड़ने वाली है। मैं आपके पहाड़ टीवी के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को सबको बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनके शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी दुआओं से मुझे टिकट मिला और पार्टी ने फिर मेरे पर भरोसा जताया और इस बार मैं दोबारा 2022 के चुनाव में मैदान में हूं। हमने अभी 70 के 70 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 30 टिकटों की अभी सूची जारी कर दी है, जिसमें कुमाऊं की पर्वतीय क्षेत्र की 25 सीटें की लिस्ट अभी जारी करी है और तराई क्षेत्र में भी 5 टिकट जारी किए हैं। तो कल रात तक हम 40 और जारी करके 70 के 70 सीटों पे चुनाव समाजवादी पार्टी इस बार लड़ने जा रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, लेकिन उत्तराखंड ग्रामीण विकास के ग्राम धनपुरा में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हरिद्वार ग्रामीण के रिटर्निंग ऑफिसर पूरण सिंह राणा ने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह लहरी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। गुरजीत सिंह लहरी का कहना है कि स्वामी यतीश्वरानंद लगातार चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वे क्षेत्र में जनता से जनसंवाद करते हुए कंबल वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि साफ आचार संहिता का उल्लंघन है। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के खिलाफ उच्च अधिकारियों से मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि स्वामी यतीश्वरानंद पर कार्रवाई होगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि यदि हरक सिंह रावत सार्वजनिक माफी मांगे तो उनका पार्टी में स्वागत है। जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बयान देते हुए कहा कि 2016 के घाव अभी तक हमारे दिल में ताजा है। यदि कोई भाजपा में आत्मग्लानि महसूस कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी में आ सकता है। भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उनकी वापसी हो रही है। अभी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है इस बात पर और अभी अधिकृत रूप से विधिवत उन्होंने सदस्यता कांग्रेस पार्टी की नहीं ली है। जहां तक आपने 2016 के वाक़ये की बात करी, उसके छाले और वो घाव अभी तक ताज़ा हैं हमारे दिलों में, क्योंकि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया गया था। लेकिन ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है और जितने इसमें अपराधी कांग्रेस के 10 लोग हैं, उतनी ही अपराधी भाजपा भी है, क्योंकि उसकी कुत्सित मानसिकता और उसके षड्यंत्रकारी जो रवैया है, उसकी वजह से न केवल उत्तराखंड में बल्कि कई राज्यों में इस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिली। जोड़ तोड़ से उन्होंने अपनी सरकारें बनाई। अब जो भाजपा ने बीज बोया था उसको काटने का वक्त आ गया है। एक मंत्री पहले ही छोड़कर चले गए हैं, अब ये दूसरे मंत्री भाजपा से बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में केवल जनता का ही नहीं, मुझे लगता है मंत्रियों का भी भाजपा से मोहभंग हो रहा है और कहीं ना कहीं
कार्यकर्ताओं में बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत शार्प रिएक्शंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हों चाहे दूसरे माध्यम से हों। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व सभी बातों के मद्देनज़र कोई निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। बहुत विवेकशील और बुद्धिशील लोग हमारे प्रदेश नेतृत्व में और राष्ट्रीय नेतृत्व में हैं। ऐसे में वो लोग पार्टी हित में और प्रदेश हित में कोई सही फैसला लेंगे, इसी की हमें इंतज़ार है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना की तीसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन अब 3000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। उधर पुलिस मुख्यालय में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। जानकारी के अनुसार मुख्यालय में 15 से अधिक अलग अलग सेक्शन में तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक क्राइम सेक्शन में 6 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के चलते इस सेक्शन का कामकाज प्रभावित नजर आ रहा है। हालांकि वैकल्पिक रूप में व्यवस्था बनाकर क्राइम सेक्शन को सुचारू किया जा रहा है। फायर सेक्शन में भी कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की अलग अलग इकाइयों में तैनात 15 से अधिक कर्मचारियों के पॉजिटिव आने की खबर से चिंता बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी कई और लोग मुख्यालय में भी कोविड के लक्षण से प्रभावित बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी ऐसे लोगों की कोविड-19 टेस्टिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। भाजपा जसपुर विधानसभा में अपनी खोई हुई साख लौटाने के लिए अब घर का दरवाजा खटखटा रही है। 2017 में यहां कांग्रेस ने जीत हासिल कर भाजपा को करारा झटका दिया था। वहीं 2022 में भाजपा इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए पुरजोर कोशिशों में लगी है। जसपुर विधानसभा में विकास के नाम पर जनता कितनी ठगी गई और कितना हुआ क्षेत्र का विकास, इस मुद्दे पर भाजपा जनता से वोट की मांग कर रही है। मैं यहाँ पर लगभग 75% ग्राम सभाओं में डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर चुका हूँ और शहर में भी लगभग 75% क्षेत्र मैंने कवर किया है। 6 महीने से मैं इस कार्यक्रम में लगा हूँ। आराम से धीरे धीरे लोगों की समस्या सुन रहा हूँ। नई कॉलोनियाँ बन गई, उनको भी देख रहा हूँ कहाँ क्या आवश्यकता है। 5 साल में बहुत बदलाव हुआ है, तो उस चीज़ को समझ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और उनको विश्वास दिला रहे हैं कि भाई जो आपके अधूरे काम है उसको कराने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। बीती 17 जनवरी की देर रात 44वां ब्लॉक मुख्यालय के पीपल मंडी में अचानक एक रेस्तरां में आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि रेस्तरां के समीप मोबाइल दुकान भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। आग लगने से रेस्तरां और मोबाइल शॉप में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। डोईवाला और रानी पोखरी के बीच पड़ने वाली जाखन नदी में 27 अगस्त 2021 को नदी में आई बाढ़ के कारण रानी पोखरी की जाखन नदी पर बना 57 साल पुराना पुल टूट गया था, जिसके बाद देहरादून क्षेत्र का ऋषिकेश के साथ पहाड़ी क्षेत्र से सड़क संपर्क प्रभावित हो गया। पुल टूटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम लोगों ने पुल निर्माण के लिए प्रयास तेज करके NHI के अधिकारियों को जल्द DPR तैयार करने के निर्देश दिए थे। 26 करोड़ की लागत से अब रानी पोखरी की जाखन नदी पर देहरादून की हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुल निर्माण का कार्य दिया गया है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार पुल का निर्माण 6 महीने के भीतर बरसात से पूर्व करना होगा। इसका काम हमारा तो 8 दिन पहले से स्टार्ट हो गया था। अब कास्टिंग शुरू हुई परसों से हमारी। 280 मीटर का स्पान है हमारे ब्रिज का और हमारी कोशिश ये रहेगी बरसात से पहले ये ब्रिज हमारा तैयार हो जाए ट्रैफिक के लिए। किस तरह का ये ब्रिज होगा? ये प्रीकास्ट PSC गडर ब्रिज है। 8 में कुएं होंगे, उनके ऊपर गडर रखे जाएंगे। फिर डबल लाइन बनेगा? डबल लेन ब्रिज है। देख के ये निर्देश देंगे कि गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए अपनी लैब वगैरह सब सर्विस यहाँ पे साइट पे करेंगे। हम अपनी रेगुलर टेस्ट भी करेंगे और निर्देश ये है कि विदिन 6 और 7 पर इस ब्रिज को हम कंप्लीट कर दें। निर्देश यही है। NH की मॉनिटरिंग पे हमारे इस पे 2 जूनियर इंजीनियर हैं, 2 असिस्टेंट इंजीनियर हमारे इस पर वर्क करेंगे और साथ साथ हमारी थर्ड पार्टी क्वालिटी की टीम भी जाँच करेगी। बीच में आते सैंपल वगैरह लेगी इनकी, तो उस तरह से उसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद नेगी, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ इस ब्रिज पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शनिवार यानी 22 जनवरी को पूर्णतः लॉकडाउन लगने का फैसला लिया गया है। शनिवार को सुबह 11 बजे तक अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही दुकानें खोली जाएंगी। नैनीताल जिले के बड़ी आबादी वाले हल्द्वानी क्षेत्र में 22 जनवरी से बाजार बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान बाजार के साथ शनि बाजार भी बंद रहेगा। कल सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में व्यापारी नेताओं के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ा हुआ है और लगातार माइक्रो कंटेनमेंट भी हल्द्वानी में पर डे बढ़ रहे हैं। अभी कल हमने 6 माइक्रो कंटेनमेंट बनाए, इसके पहले 11 परसों 11 बनाए थे। अभी हमारे 25 माइक्रो कंटेनमेंट वर्तमान में चल रहे हैं और जैसे जैसे सैंपलिंग करा रहे हैं परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। तो इस संबंध में एक व्यापारियों के साथ यहाँ बैठक की गई अभी और इनसे इन सभी ने अपना सहयोग देने की भी बात कही है, जिसमें हम एक शनिवार को पूर्ण रूप से बंदी के रूप में करने जा रहे हैं, जिसमें से जो हमारी आवश्यक दूध, दही और जूस की ये और सब्जी
ये सभी चीज़ें 11 बजे तक खुलेंगी और उसके बाद हम पूर्ण रूपेण इसको बंद करेंगे। मेडिकल हमारा और आवश्यक सेवा 24 आवर्स चलती रहेंगी। ये सभी के पीछे एक ही उद्देश्य है कि संक्रमण को किस तरीके से कम किया जाए और इस तरीके की स्थिति ना बने कि लॉकडाउन लगाना पड़े। तो शनिवार को पूर्ण रूपेण बंदी के रूप में यहाँ पर एक सहमति बन गई है, जिसको अभी हम लागू करने जा रहे हैं। निश्चित ही कोरोना के इसको देखते हुए माननीय यहाँ के प्रशासन ने शनिवार की बात कही। शनिवार को साप्ताहिक बंदी तो होती है, लेकिन फिर भी छुटपुट बहुत सारी दुकानें खुलती हैं और एक दिन के बंद के लिए व्यापार मंडल सहमत हो गया है और हम भी चाहते हैं कि कोरोना ना बढ़े, कोरोना की चेन टूटे। उसी को सहयोग देखते हुए व्यापार मंडल ने व्यापारियों से राय करके अपनी सहमति प्रदान की है। सबसे पहले तो प्रशासन की ओर से जो है व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को जो है आज यहाँ आमंत्रित किया गया था, ताकि ये है कि हम जो है शहर की व्यवस्था को लेकर के जो है आज आप लोगों से रूबरू होकर के वार्ता करें, जिसका मैसेज हम लोगों ने जो है बाज़ार क्षेत्र में देना है। तो आज ये जो है सिटी मजिस्ट्रेट के साथ जो है आज बैठक हुई है, तो व्यापारी प्रतिनिधि सभी हमारे मौजूद थे। तो उनके साथ जो है ये तय हुआ कि शनिवार को जो है बाज़ार की जो मुख्य बाज़ार की जो दुकानें हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेगी, जिसमें जो है होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थ की दुकानें जो है वो जो है खुली रहेंगी और वो अपना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो है अपने व्यवसाय को करें। और सबसे मेन चीज़ अहम ये है कि जो हमारी राशन की दुकानें हैं वो सुबह दूध और दही जो कच्चा सामान है उनका, तो वो सुबह जो है बेच सकते हैं अपना व्यवसाय को देख करके। और जो मेन चीज़ ये है कि जो अति आवश्यक सेवाओं में जो हमारे आते हैं वो जैसा कि आप मेडिकल स्टोर है और आपका जो भी अति आवश्यक सेवाओं में आते हैं, तो उनको जो है इस बंदी से जो है छूट में दिया गया है। मुनस्यारी मिलप सड़क निर्माण में जुटे बीआरओ के 60 मजदूरों को क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी के बाद बीआरओ ने काम से निकाल दिया है। मजदूरों को सुरक्षित मुनस्यारी पहुंचाने की व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसमें मजबूर होकर 18 मजदूर 5 फीट बर्फबारी में खतरे के बीच पैदल मुनस्यारी को रवाना हुए। बीती 17 जनवरी को 32 किलोमीटर का चुनौती भरा सफर तय करने के बाद मुनस्यारी पहुंचे मजदूरों ने अपनी आपबीती बताई। साथ ही मजदूरों ने बताया कि हमारे 6 साथी मजदूर बर्फ में फिसलकर खाई में गिर गए थे। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। उनके हाथ पैर में चोट आई है। चुनावों में पुलिस को भी खतरा सता रहा है। पुलिस भी इस खतरे के अंदेशे से कार्रवाई की कलम चला रही है, जिसके लिए 4 लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अन्य आपराधिक वारदातों में संलिप्त लोगों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। काशीपुर पुलिस ने ऐसे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त और चुनावों में शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट के अनुसार सभी थाने और चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और कुछ को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। काशीपुर पुलिस लगातार ही चुनाव की दृष्टि से गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्यवाही के तहत ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, जिससे चुनावी माहौल खराब होने या फिर शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। हम लोगों ने इस तरह के जो भी लोग जिनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है या उन पे कोई अभियोग पंजीकृत हैं या किसी तरह से वो शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं या किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी की आशंका कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर और 107-16 CRPC और जिला बदर तक की कार्रवाई जो है हम लोग कर रहे हैं। इसी में अभी कुंडा से भी 2 थाना कुंडा क्षेत्र से 2 लोगों को इसमें जिला बदर किया गया है और अभी काशीपुर कोतवाली के भी अभी 2 लोगों के आदेश प्राप्त हो गए हैं। तो लगातार हर थाना क्षेत्र में इस तरह से कार्रवाई के लिए सभी SO SHO को निर्देशित किया गया है, सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के जो भी लोग हैं उन पे कड़ी निगरानी करके उनका पूरा आपराधिक जो है रिकॉर्ड निकाल के उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और भविष्य में भी अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो लगातार हम लोग उसमें निगरानी कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम शीघ्र ही आदर्श आचार संहिता या अन्य सेक्शंस जो है अन्य एक्ट हैं उनमें कार्रवाई करेंगे। गरुड़ क्षेत्र में आधार सेवा केंद्र न होने से लगातार क्षेत्रवासियों को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में टीट बाजार स्थित आधार सेवा केंद्र में समय से कार्य न होने पर देहरादून हेड ऑफिस से उक्त आधार सेवा केंद्र की सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी, जिसके पश्चात अब तक अन्य कोई भी आधार सेवा केंद्र सुचारू नहीं हुआ है, जिससे गरुड़ क्षेत्र की तमाम जनता की लगातार फजीहत हो रही है। गरुड़ में आधार सेवा केंद्र को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, जहां गरुड़ क्षेत्र में एक भी आधार सेवा केंद्र वर्तमान में सक्रिय नहीं है। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय अधिवक्ता गिरीश कोरंगा मौजूद हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे कि इस प्रकार की स्थिति का गरुड़ क्षेत्र के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सर, आधार सेवा केंद्र की जहां तक
बात कही जा रही है, तो एक भी आधार सेवा केंद्र गरुड़ में नहीं है और भारी संख्या को में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बड़ा दुख का विषय है। गरुड़ जैसे इतने बड़े ब्लॉक क्षेत्र में कम से कम 106 ग्राम सभाओं की यहाँ ग्राम सभाएं हैं और कम से कम 1 लाख के करीब की आबादी यहाँ पर है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो है एक आधार सेंटर गरुड़ के में न होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। सरकार भी इस मामले में फेल है। हमने कई बार जो है ये आधार सेंटर गरुड़ में खुलवाए और उसके बाद ये लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। इस बीच गरुड़ में एक आधार सेंटर बीच में काम कर रहा था, वो भी जो है राजनीति का भेंट चढ़ चुका है। इस गरुड़ ब्लॉक की जो सीमाएं हैं, वहाँ कौसानी, उधर ग्वालदम और नीचे जो है कम से कम बमराड़ी से तो कम किलोमीटरों के हिसाब से इधर पिंगलो वाला जो बेल्ट है वो कम से कम नहीं तो 50 से 70 किलोमीटर की दूरी में है। तो एक दिन लोगों को आने जाने में लगता है। अब यहाँ जो है गरुड़ में आधार सेंटर न होने से गांव के सभी लोगों को जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में जो है आधार होना इतना आवश्यक है और आधारों में मोबाइल नंबर होना इतना जो कनेक्ट होना उनके साथ इतना आवश्यक है कि न उसके न होने के कारण जो है गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, हमारे जो है लगातार सारी साथी जो है आधार सेंटरों को लेके पूर्व में भी बोलते रहे हैं, उन्होंने उन आधार सेंटरों को खुलवाया भी। उसके बाद भी जो है ये आधार सेंटर जो है लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। इसलिए जो है हमारा शासन प्रशासन से जो है निवेदन है कि गरुड़ में जो है कम से कम जो है सुचारू रूप से जो लगातार जो है काम करते रहे उस प्रकार का जो है आधार सेंटर जो है खुलवाया जाए। पोस्ट ऑफिस में आधार सेंटर है, ब्लॉक में आधार सेंटर है, इस प्रकार के जो संस्थाओं में आधार सेंटर खोले गए हैं और इंटर कॉलेज में भी आधार सेंटर है जो हमारी जानकारी में है। तो इस प्रकार के जो आधार सेंटर खोले गए, इन आधार सेंटरों को बंद करवाकर जो है निश्चित जो है एक स्थान पर जो है जो 12 मास काम करे जिससे पब्लिक को सुविधा हो, ऐसा जो है एक आधार सेंटर खोले, इसकी हम जो है मांग करते हैं। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से पुलिस और आईटीबीपी के जवानों द्वारा बड़कोट और पुरोला में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें जवानों द्वारा स्थानीय नागरिकों को चुनाव के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करने, निर्बाध, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव में पुलिस प्रशासन का सहयोग और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। साथ ही आमजन को कोविड अनुरूप व्यवहारों के संबंध में जागरूक किया गया। हल्द्वानी के आरटीओ रोड क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि जमीनी विवाद में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 अवैध असले भी बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आने पर एसपी सिटी को पूरे मामले की जाँच दी गई है। में घटना हुई थी, इसमें 3 लोग अभी जो थे वो गिरफ्तार किए गए। इसमें 3 असला बरामद किया है, एक 2 नाली बंदूक, एक 12 बोर की और एक 315 बोर की तो तमंचे बरामद किए गए। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच एसपी सिटी साहब को दी गई है। इसमें अगर पुलिस की कोई भी कोताही अगर पाई जाएगी तो उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। सर, जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता लागू है, इस चुनाव आचार संहिता के बीच में इस तरीके के अवैध हथियारों की शहर में एंट्री और उसके बाद ये नहीं लगता कि ये फायरिंग भी कर रहे हैं तो बदमाशों के एक हौसले एक तरीके से बुलंद हैं? निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो उसको पुलिस द्वारा बहुत उसके बाद भी कार्रवाई की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो थे वो पुलिस द्वारा बहुत जल्दी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से जो हथियार थे वो पूरे बरामद किए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच एसपी सिटी साहब को इसीलिए दी गई है कि अगर इसमें कोई भी अगर निष्क्रियता दिखाई देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, इसके अलावा कोविड काल में सूबे में होने जा रहे विधानसभा चुनाव निर्वाचन आयोग और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो वहीं क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पचवादून की सहसपुर, विकासनगर और चक्राता विधानसभा क्षेत्र स्थानीय पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। चुनाव को लेके जो भी निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार पूरी तैयारी की गई है। हमारा जो विकासनगर का क्षेत्र है, हमने 12 सेक्टर हैं और 3 जोन हैं। तो यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती हो चुकी है और हमारी जो सर्विलांस टीमें हैं एफएसटी और वीएसटी, ये भी कार्य करना इन्हें शुरू कर दिया और इस हिसाब से आगे कार्रवाई। सर, जैसे चुनाव प्रचार किस तरह किस तरह होंगे क्षेत्र में, जैसे रैलियों के ऊपर किस तरह अंकुश लगाया जा सकता है? कोविड बढ़ रहा है लगातार।
नहीं, अभी जो आपको जैसे आपके भी संज्ञान में होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा 12 तारीख तक बड़ी रैलियों पे पद यात्रा और बाइक रैली और इन जगहों पे जो अभी तक है उस पर बैन लगाया गया है, और जब भी आगे की स्थिति होगी उसके अनुसार। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 सफल और शांतिपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत 18 जनवरी को उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने कलेक्टर परिसर में स्वीप कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हस्ताक्षर कर जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 14 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक किए जाने के साथ ही मतदेय स्थलों पर दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों की पहुँच सुगम बनाने और कोविड-19 के लिए अपेक्षित व्यवहार आदि जानकारियां आम लोगों तक पहुंचा सके, यह अभियान प्रारंभ किया गया है। रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर घाटी की सीमांत ग्राम पंचायत और विष्णुणी ताल की तलहटी में बसा गडगू गांव से 3 किलोमीटर दूर सुरमय मखमली बुग्यालों में एक दिवसीय जाख राजा का मेला सादगी से मनाया गया। इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण और विधानसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के नियमों के तहत सीमित संख्या में भक्तों ने प्रतिभाग किया। वहीं जाख राजा की डोली के गडगू गाँव पहुँचने पर एक दिवसीय मेले का समापन हो गया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।